जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम जनजातीय गौरव गाथा पर विमर्श के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच इस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं प्रोफेसर संतोष कीरो जी। संतोष कीरो जी जेवियर कॉलेज में पत्रकारिता पढ़ाते हैं, उसके विभागाध्यक्ष हैं। संतोष जी हमारे बीच या हम दोनों के बीच यही चर्चा का केंद्र में रहेंगे कि आखिर जनजातीय गौरव गाथा कितना उदात्त है, कितना महान है। हम कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले कुछ ऐसे विचार, ऐसे चिंतन और विद्वानों के तथ्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमें इस विषय में समझने, जानने का मौका मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि जनजातीय विषय को और जनजातीय गौरव गाथाओं के बारे में लोग क्या सोचते हैं, समझदार लोग क्या बोलते हैं। आइए। यूँ तो हम जानते हैं कि हमारे देश की आबादी का 8.6% जो है वो जनजातीय समुदाय है, जो 10.45 करोड़ है। ये जनजातीय दिवस बनाना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए हम लोग बिरसा मुंडा के जन्म के उपलक्ष्य में। तो ये जनजातीय गौरव दिवस जो है हमारे लिए वाकई बहुत गौरव की बात है। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे झारखंड में 32 जनजातियाँ पाई जाती है और मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं खुद जनजाति समूह से बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए गौरव की बात है। जनजातीय एक अधिकार हमें प्राप्त हुआ ताकि हम लोग अपने जो कल्चर है उसको हम आगे बढ़ाएं और उसी के वजह से हमें आगे आने को मिला है। हम पढ़ लिख पा रहे हैं, इस इवन हम लोग दूर दूर तक पहुँचे हुए हैं और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं हम जनजाति भी। तो सबसे पहले ये बता दें कि जनजाति जो होता है एक ऐसा समूह है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी अपनी संस्कृति होती है और जिनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिनका एक अपना कल्चर होता है। हमारे पूर्वज कैसे थे, उनके द्वारा दिया हुआ हर एक संस्कृति को, हम नाच गाना, भाषा, हर एक चीज़ को अभी हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, एक दूसरे से मिल के बातचीत कर सकते हैं। और इस पर्व के द्वारा हमारा संस्कृति को दिखाया जाता है कि पहले कैसे थे, कैसे मिलजुल के रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर शिक्षित हों, जानें अपने बारे में और ये कितना मतलब पुराना है जनजातीय। बस अखिल भारतीय जनजातीय दिवस जो झारखंड में मनाया जा रहा है, ये भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर इसको मनाया जा रहा है और इसमें ये गौरव गाथा के रूप में, गौरव सम्मान के रूप में इसको इस बार पूरे देश में मनाया जा रहा है। जितने भी जनजातीय आंदोलनकारी, चाहे तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू या फूलो, ये इनको लिया जाए, जितने भी हैं सबको लिया जाए तो उनके जीवन को देखने से एक चीज़ पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो आज तक लोग उनको याद कर रहे हैं आंदोलन के ही माध्यम से। लेकिन हमारे झारखंड को और हमारे जनजातीय समुदाय को ऊपर लाने और पूरे विश्व में जानने का मौका उन्होंने दिया। तो हम लोगों ने देखा कि जनजातीय स्वाभिमान और जनजातीय गौरव गाथा के बारे में हमारा जनजातीय समाज क्या कहता है, आम जनजातीय समाज क्या सोचता है, आम जनजातीय समाज किस प्रकार से सोचता है। संतोष जी, जैसा कि हम अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जनजातीय गौरव गाथा हमारा विषय है जी। तो गौरव से स्वाभाविक रूप से हम ऐसे हीरोज जो हमारे नेतृत्व करता है उसके बारे में हम जानते और समझते हैं। हम अपने देश में देखते हैं
कि जनजातीय समाज में भी एक से एक योद्धा बिल्कुल उभर करके सामने आए हैं बिल्कुल। और उन्होंने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और अपनी परंपरा को बचा करके रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया है जी। और आत्मोत्सर्ग तक किया है। तो इसमें से बेहद महत्वपूर्ण आपको कौन सा कैरेक्टर लगता है? जी, सबसे पहले तो गौतम जी ये बताऊं कि ये जो जनजातीय गौरव गाथा का शुरुआत हुई तो पूरे भारत के जनजातियों को एक तरफ का रिकॉग्निशन महसूस हुआ कि चलिए बहुत साल से पूरे भारत के लिए इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश जी और बिफोर द ब्रिटिश हम लोग ने बहुत फाइट किया, तो हम लोग को रिकॉग्निशन उतना मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था इतिहास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सरकार ने रिकॉग्निशन टाइप का किया है जो हम लोग को अच्छा लग रहा है। जहाँ तक आपका जो सवाल है कि जो हीरोज़ हैं, देखिए जनजातीय समाज में एक से एक हीरोज़ है। जी जी। किसकी बात करें किसकी नहीं करें, हाँ जी हाँ जी। वो बहुत असंभव लगता है। मतलब लेकिन अगर शुरुआत से शुरू करें तो जब ब्रिटिश का आगमन होता है यहाँ पे लेट 1700 में जी, तो सबसे पहला जो नाम आता है इस पूरे एरिया में वो बाबा तिलका माझी का आता है। तो उनके बारे में बोला जाता है कि उनको पराधीनता बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना शासन, अपना जो स्वाभिमान, अपना जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसके लिए वो लड़ मरने के लिए तैयार थे और वो गोरिल्ला युद्ध में बहुत एक्सपर्ट थे। तो जैसे आप बिल्कुल, और उनके पास एक फौज उन्होंने खड़ा किया जो गोरिल्ला युद्ध में उनको ट्रेन किया। और अब इतिहास में अगर जाएंगे, आजकल इतिहासकार लिखने लगे हैं ये इतिहास, तो उन्होंने बहुत बिफिटिंग युद्ध चलाया था तिलका माझी ने। और तिलका माझी के बाद बहुत सारे जितने भी महानायक हैं, आपका सिधो कान्हो बहुत साल, मुझे लगता है कि 1855 में जो हुआ वो 1700 में था, और 1855 से लेके जो लगभग 10 मंथ्स का, हाँ, तो तिलका माझी से शुरू होता है। उन्हीं से शुरू होके आप उधर नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे तो रानी गिद्दवेलिन। तो पूरे भारत में आप देखेंगे गौतम जी। संतोष जी, जो आप कह रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी। शिवशंकर जी, जो जनजातीय योद्धा, जनजातीय हीरो ब्रिटिश पीरियड में तो हम जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, बट ये जनजातीय योद्धा पहले भी, जैसे मुगल पीरियड है, सल्तनत काल है, इस समय में भी अपनी परंपरा, अपनी क्षमता, अपनी संस्कृति के लिए संघर्ष करते रहे हैं। मुगल पीरियड के ऐसे कुछ योद्धाओं के बारे में आप बताइए। देखिए, जनजाति समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज है जी, और जब स्वाभिमान पर आती है, प्रतिष्ठा पर आती है, तो निश्चित तौर पर जनजाति समाज सामने कौन खड़ा है उसका परवाह नहीं करता है। मुगल काल की आपने बात किया, तो मुगल काल में हम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ाई की, और महाराणा प्रताप घास की रोटी खाने के लिए गए कहाँ? भील जनजाति समाज था, उनके पास गए, उनको लेकर के उन्होंने फिर से युद्ध किया। और जब भील जनजाति समुदाय को ये लग गया कि यह हमें हमारे देश का, हमारी इस भूमि का, मातृभूमि का प्रश्न है, तो उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में मिल कर के मुगलों के साथ युद्ध किया और जीता भी। तो इस प्रकार के कई वाक्य, कई हमारे वीर योद्धा हुए हैं। पूंजा भील की आप कहेंगे, और आज़ादी के काल में, आज़ादी अंग्रेज़ों के काल में तो बहुत सारे हुए हमारे। गोविंद गुरु के लोग
थे तो वो जनजाति समाज के धार्मिक गुरु, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने लोगों को ले करके अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और जालियांवाला बाग के पहले 4000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और वो भील आदिवासी समाज के ये कहाँ माने एरिया कौन सा ये है? राजस्थान का एरिया है, राजस्थान और गुजरात का एरिया है, बॉर्डर वाला जो बॉर्डर इलाका। वाला एरिया। गौतम जी आपको और एक चीज़ जी बता हाँ, दें बिल्कुल, जी, बिल्कुल। कि वो जो मेयो कॉलेज है ना, उसका जो एम्बलम है उसमें एक तरफ महाराणा प्रताप का लगता है तो दूसरी तरफ राणा पुंज का, बल्कि जो राणा जो खिताब है ना वो महाराणा और उनका जो परिवार है उनको वहाँ के राणा पुंज के जो वंशज थे भील जो शासक थे उन्होंने ही दिया है। और कहा जाता है कि बहुत भीषण तरीके से युद्ध उन्होंने लड़ा। इतिहास बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं करता है, लेकिन हम लोग जानते हैं, अपने समाज के लोग जानते हैं कि हम लोग ना केवल उस समय बल्कि बाद में भी बहुत लड़ाई की है, बल्कि लड़ना हम लोगों का खून में है ना। और जब भी हम लोगों का स्वाभिमान में चोट आता है और पराधीनता की झलक आती है तो हम लोग लड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंस बाद में सोचा जाएगा, पहले तो लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। जी। दिवाकर जी इतिहास के प्राध्यापक भी हैं और इस विषय पर काफ़ी दिवाकर जी की पकड़ है। दिवाकर जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनजातीय स्वाभिमान, जनजातीय गौरव गाथा पर। गौरव गाथा का अभिप्राय साफ साफ है कि हमारे जो हीरोज़ पैदा हुए हैं और उन्होंने जो युद्ध किया है अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस कल्चर में हम बिलीव करते हैं उस कल्चर को बचा करके रखने में जनजातीय समाज बहुत आगे से लड़ा है। तो जो अपना ये झारखंड का है या छत्तीसगढ़ का है या मध्य प्रदेश का है, तो इसमें बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो इन संघर्षों में आप किस रूप में देखते हैं? जैसा संतोष जी ने कहा कि राणा पुंज, आपने कहा, शिवशंकर जी ने कहा कि वो क्या कहते हैं, गोविंद गुरु। इस संघर्षों को आप किस रूप में देखते हैं? संघर्ष तो पूरे हिंदुस्तान के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। जी जी बिल्कुल। हमसे जो भी प्रश्न पूछिए कल झारखंड के बारे में जी बिल्कुल, झारखंड के बारे में बताया जाए। झारखंड के बारे में ही बता सकते हैं, इसके आगे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड में 1765 में आलम शाह की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही पूरा झारखंड क्षेत्र भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया जी। और आने के इसके 10 साल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते करते उसको लगा आधारभूत संरचना। 10 साल के बाद जो विद्रोह शुरू हुआ, पहला विद्रोह तिलका मांझी का 1982-83 में, और उसके साथ लगातार विद्रोह हर मतलब छोटा बड़ा करके विद्रोह लगातार चलता रहा तब तक जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो गया। हाँ, तो ये लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने वाला शायद ही हिंदुस्तान में कोई आदमी रहा होगा। इस पर पढ़ते साथ 10 साल के अंदर ही लड़ाई शुरू कर दिया। यानी जैसे ही अंग्रेज इन किया झारखंड, इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि अंग्रेजों ने जो भी दस्तावेज लिखा, उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने विद्रोह किया। मैं इस बात का घोर खंडन करता हूँ। उन रिकॉर्ड में जो भी उन्होंने लिखा, मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासियों ने अंग्रेजों की अधीनता कभी भी स्वीकार ही नहीं की। उन्होंने युद्ध लड़ा है इस माटी के लिए, अपनी परंपरा के लिए, रीति रिवाज के लिए, और अपने पूरे जल जंगल जमीन जिसको हम लोग कहते हैं उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए लड़ा। और इसलिए उनको लिखना पड़ा कि 200 साल के भारत के अंदर उनका राजकाज चला, उन 200 वर्षों तक वो आदिवासियों के साथ लड़ते ही रहे, कभी भी उनकी अधीनता आदिवासियों ने स्वीकार नहीं की है। ये सच्चाई है। लेकिन उन्होंने हर चीज को लिखा कि विद्रोह किया। विद्रोह की बात तो तब आती है जब आपने उसको स्वीकार कर लिया और व्यवस्था के खिलाफ आप खड़े होते हैं। लेकिन हमारे जनजाति वीरों ने तो और हमारे जनजाति पूर्वजों ने तो अपने भूमि की रक्षा के लिए, अपने माटी की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा जो भी हम कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा है। इसलिए इसको युद्ध कहा जाना चाहिए। अंग्रेजों के लिखे विद्रोह को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। नहीं, बल्कि अंग्रेज जो लिखे हैं उसके अलावा भी जो इतिहासकार भारत से हैं, भारत के इतिहासकार लिखे हैं,
उन्होंने भी ये रिबेलियन शब्द, अपराइजिंग शब्द सभी यूज किया से वही शब्द और उस इस्तेमाल समय जिस समय हम पढ़ाई करते थे तो हमने क्वेश्चन भी उठाया था कि ये रिबेलियन क्या है, अपराइजिंग क्या है। एक तो एक्चुअली तो बैटल होना चाहिए, बैटल होना तो वो लोग बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देता है कि बैटल का डिफरेंस और अपराइजिंग का डिफरेंस क्या है, तो दैट में बी एन एक्सक्यूज, लेकिन जो भी है वो बैटल ही है। जहाँ तक पूरे भारत के जो भी आदिवासी महानायक हैं, आप अगर झारखंड के देखें तो तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, बुद्धू भगत, बिरसा, और उधर अगर पोटो हो हैं, पोटो हो हैं, उधर देखें तो टाटिया भील, और उधर देखें तो रानी दुर्गावती। नॉर्थ ईस्ट में अगर जाए तो रानी गिद्वालिन। तो पूरे भारत में कभी भी दास्ता स्वीकार नहीं किया। और लास्ट में तो अबुआ दिसुम अबुआ राइज जो कहा, हमारा देश में हमारा रूल होगा, वो बिरसा मुंडा ने लेट अस से कि 1898 तरफ दिया होगा। 1900 में तो शहीद ही हो गए। हाँ। और बाद में 1916 में अनी बेसेंट, तिलक और फिर महात्मा गांधी सब सेल्फ रूल का कंसेप्ट लाया। तो लगभग 1500 बिफोर मतलब सेल्फ जो सेल्फ रूल हम लोग ने दिया था, आदिवासियों ने दिया था। ऐसा है ना कि वो विद्रोह का अर्थ जो भी लगा लीजिए जी, लेकिन विद्रोह का अर्थ मोटा मोटी होता है कि उसके सत्ता के खिलाफ। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस सत्ता को हम मान लिए जी, उसके पैर यहाँ पड़ते ही पैर उसका इसलिए हस्तक्षेप शुरू हुआ कि उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप शुरू किया। कोई भी आज तक जो भी आया था कभी भी उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप नहीं किया था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगान तक महसूस था और लगान का आगे। दिवाकर जी, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ जो आप जैसे बता रहे हैं कि पहले भी आए हैं विदेशी आक्रांता आए हैं, बट उनको लगान से मतलब होता था, उनके संस्कृति सभ्यता अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। बट अंग्रेजों ने इसके बावजूद भी हम लोग में से ऐसा है कि नायकवाद पर ही सबसे डिपेंड नहीं करता जी। हम तो सोचते हैं कि हमारे आदिवासी में एक हो जनजाति है जो चौथे घनी आबादी वाला आदिवासी है, 4 मेजर ट्राइब में चौथा हो है। हो नायकवाद पर कभी लड़ाई नहीं लड़ा, तो सामूहिक नेतृत्व पर लड़ता था। अच्छा। और सामूहिक नेतृत्व में उन्होंने प्राचीन काल से मध्य काल से मॉडर्न काल लड़ते ही रहा। यहाँ तक अभी तक कभी कभी देखिएगा क्या वैसा उपद्रव हो जाता है भारत सरकार के खिलाफ। जी जी जी, हम अलग कंट्री में रहते हैं, कोल्हान में रहते हैं, हाँ, अलग देश में रहते हैं। ये तो एक उसका निर्णय कोई हीरो नहीं है उसमें। वो जब भी डिसीजन होता है हम लोग जो हम लोग के समाज में जो सामाजिक संरचना है उस संरचना में के खिलाफ जो बैठक तय हो गया तो तय हो गया। हाँ, तो उसमें एक किसी हीरो की बात तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आया है बीच में कुछ नाम आए हैं। 2 बार ये हो जनजातियों ने आक्रमण किया है। यानी ये एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो आदिवासी मतलब युद्ध कला है, मतलब युद्ध का जो मतलब वो है स्टाइल है, उसमें उस स्टाइल में ये शामिल है। हाँ, बहुत अच्छा कलेक्टिव डिसीजन। और ये जो छापामार युद्ध जिसको हम लोग आज कहते हैं, अंग्रेजी शासन, एक मिनट, पूरे बिहार के अंग्रेजी शासन में जी राजा कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े जमींदार जरूर हुए, दरभंगा महाराज का इंग्लैंड में भी जमीन है, यहाँ भी बहुत सारा जमीन है बहुत। और यहाँ को 2 ही पूरे बिहार में 2 ही राजा हुआ, एक खरसावां राजा और एक सरायकेला राजा। और इन दोनों को हुकूमत कभी होल ओवर नहीं माना कोल्हान में, इसीलिए ये लोग शायद राजा बनाया चाहे जो भी हो। तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में राजा मतलब उसका अपना संविधान होगा, उसका अपना जेल होगा, उसका अपना सिक्का होगा, अपना कानून होगा, वगैरह वगैरह जो राजा के साथ होता है। बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ था ऐसा। लेकिन फिर भी इसको इन लोगों को सत्ता दिलाने के राजा करने के लिए अंग्रेजों ने इन लोग साथ मिलके हो कोल्हान क्षेत्र में घुसना शुरू किया। ये लोग हल्का फुल्का लड़ाई लड़ते हुए हटते चले गए। ये लोग सोचे हम तो हो जैसा अधे जाति को भी हम हरा दे रहे हैं। जब अंदर घुस गए तो उन्होंने चारों तरफ से घेर के हमला किया, बुरी तरह मारा था ब्रिटिश सरकार को, फौजों को। तो ये इसका मतलब थोड़ी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया जो भी हो, लेकिन हम अपने क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देंगे। ये है, इसको आप विद्रोह बोलिए, इंसरेक्शन बोलिए। जैसे झा ने कह दिया कोल इंसरेक्शन, पहली किताब इस बारे में छपी थी 1962 में, तो उसने कह दिया था कोल इंसरेक्शन, पहला किताब निकला था कोल इंसरेक्शन, सब उपद्रव। बाद में उन्होंने लिखा कोल विद्रोह, कोल रिवोल्ट। और एक चीज़ और भी मैं प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि ये जो CNT एक्ट, SPT एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग के अंग्रेज़ों के दिया हुआ कोई दान नहीं है। ये हमारे उन वीर पूर्वजों की लड़ाई
लड़ाई से निकला, युद्ध संधि है, ये मजबूरी है, युद्ध संधि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उन लोगों ने संधि किया कि आखिर अब ये आदिवासी क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए कि उनके रीति रिवाज, परंपरा, जल जंगल, जमीन पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ में ये लड़ रहे हैं। मतलब इसलिए उनको सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए उन्होंने संधि पत्र तैयार किया। वही नहीं, कुल विल्किंसन रूल भी आप कह सकते हो इलाका में विल्किंसन रूल बना, तो वो रूल भी युद्ध संधि है। तो कुल मिलाकर के CNT एक्ट युद्ध संधि है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट युद्ध संधि है। एक मिनट, सारे एक्ट युद्ध संधि ही है। हाँ, एक मिनट, कि जो आदिवासी जननायकों ने जो युद्ध किया, उस युद्ध का प्रतिफल ये हुआ कि ये संधियों के रूप में आया। और संतोष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस जन्म सिद्ध अधिकार को 50 साल पहले बिरसा मुंडा जी ने, नहीं, लगभग 16 ईयर बिफोर, 60 साल पहले, नहीं 16 अच्छा 16 साल पहले 1916 में ये सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट आता है जी। तो बिरसा मुंडा का तो डेथ लगभग 1900 में ही हुआ जी। तो जस्ट अबाउट ए ईयर अगो उन्होंने दिया होगा ये कॉन्सेप्ट, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मेरा देश में मेरा रूल चलेगा, मेरा रूल चलेगा। तो ये प्री ये है, और तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और हमारे जो स्वातंत्र समर के योद्धा थे या उस समय का जो संगठित प्रयास था वो कहीं न कहीं इंस्पायर था जनजातीय चिंतन से। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि बिरसा मुंडा के बारे में उनका जो थॉट था, उनका जो पॉलिटिकल थॉट था, उनका फिलॉसफी था, वो लगभग कुमार सुरेंद्र सिंह साहब उन्होंने लिखा है। उसके बाद ही, अब तो हिस्टोरियन आप जानेंगे ही, उसके बाद ही काफ़ी प्रचलन में आया। लेकिन ये कहना कि बिरसा मुंडा से इंस्पायर्ड हुए महात्मा गांधी, ये थोड़ा सा ये होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे पहले हम लोग ने दिया, ये मैं विथ ऑल एविडेंस कह सकता हूँ। अच्छा, कुमार सुरेंद्र सिंह से पहले 2 आदमी और लिख चुके थे, SP सिन्हा जो TRI के निदेशक थे, और करिया मुंडा जो खूंटी में विधायक भी रहे, उस करिया मुंडा बोलते, कोचे, क्या नाम था उनका? कोचे मुंडा, हाथी, अरे नीलकंठ का पिताजी का नाम नीलकंठ मुंडा, जो भी टी मोची राय मुंडा, वो भी लिखे। अच्छा, दिवाकर जी, एक मिनट और आप कंसेप्ट की बात करते हैं तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पेटेंट का अगर उस वक्त सुविधा होती तो महात्मा गांधी के जितना रूल रहे उस सब रूल तो उसके पहले आ चुका था। सत्याग्रह भी आ चुका था। पहला रूल उसी पर पहला रूल क्या था? अहिंसा। गांधी जी की भी अहिंसा। दूसरा रूल कि भाई जो असहयोग आंदोलन वो भी उसी का था। ये जो लड़े इतने सिद्धांत हैं गांधी जी के, अपना सादा आचरण, सादा रहना, मांस मछली नहीं खाना, जीवों पर, पशुओं पर भी अत्याचार नहीं करना, ये सब गांधी जी के जितने सिद्धांत में है तो समझिए बेस्ट जो उनका ये था। लेकिन पेटेंट नहीं था, और जब तक उस मर गए तब गांधी जी हिंदुस्तान में आए, इसीलिए उसको नकल भी नहीं कहा जाता। हाँ, नकल भी नहीं कहा जा सकता। अगर नकल तब कहा जाता है जब हिंदुस्तान में वो रहते गांधी जी थे ही नहीं। 15 में वो मारा आया, 15 में गांधी जी आए, और आते साथ राजनीति भी शुरू नहीं किए। राजनीति उन्होंने 1900 से शुरू किया, 1919 से। तो इस तरह से देखा जाए, अगर आप कंसेप्ट, आप क्या कंसेप्ट है, किससे कौन इंस्पिरेशन हुआ, ये तो आप लोग जानिए। जी, बिल्कुल। हम लोगों ने क्या हुआ है और क्यों हुआ है, किस लिए हुआ, ये बता सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब एक मिनट, कहने का मतलब ये हुआ दिवाकर जी कि महात्मा गांधी जो चिंतन को लेकर के आए हैं, वो चिंतन कहीं न कहीं आदिवासी समाज में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और इसलिए गांधी जी के अनुयायी बने। जतरा टाना भगत मर चुका था, और जो हम करते हैं वो गांधी जी कर रहे हैं। ये देख के उसको लगा कि अरे ये तो बड़ा भाई आ गया, और इस गांधी जी की भी देन है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, और वो पक्के अनुयायी आज तक बने हुए गांधी के नाम से। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी 2 बार अफ्रीका में रहते हुए 2 बार भारत आए, और भारत का देशाटन किया उन्होंने, यहाँ का भी जानने का प्रयास किया। उस बीच में 1916 में जतरा टाना भगत को जेल हो गई थी। उस समय उनसे मिलने का प्रयास किया, मिल नहीं पाए, मर चुके थे, उसके बाद मर चुके थे। लेकिन प्रेरित अगर हुए हैं तो सत्य अहिंसा का जो प्रयोग
वह तो जतरा टाना भगत ने ही प्रारंभ किया। और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो असहयोग जो हुआ है वह भी जतरा टाना भगत के अनुयायियों के द्वारा और उनके नेतृत्व में हुआ है। इसको इतिहास झुठला नहीं सकता, क्योंकि उनका एक सिद्धांत था, ये धरती हमारा, ये जंगल हमारा, ये सूरज हमारा, ये पृथ्वी हमारी, और जब ये ईश्वर का दिया हुआ है तो ये अंग्रेज सरकार को हम टैक्स और मालगुजारी क्यों दे, मतलब ये उन्होंने जतरा प्रतिपादित किया। जतरा टाना भगत का जो मूवमेंट है वो ईश्वरीय मूवमेंट जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल समाज सुधार और एकदम जिसको आध्यात्मिक मूवमेंट जिसको आप कह सकते हैं। और उसके पीछे आज भी उनके अनुयायी, देश के अंदर तिरंगा का अगर कोई पूजा करता है तो जतरा टाना भगत के अनुयायी टाना भगत लोग करते हैं, आज भी करते हैं। अच्छा संतोष जी, इसी टाइप का जिस प्रकार से जतरा टाना भगत जी ने जो मूवमेंट अपना शुरू किया, क्या संथाल में भी इस प्रकार का कोई मूवमेंट है? पोटो हो वाला मूवमेंट है। संथाल नहीं, ये पोटो हो का तो आपका ये हो क्षेत्र में है। सरिस्का घाटी सफा होर करके, सफा होर, भागीरथ मांझी इसके प्रतिपादक थे, वो सफा होर मूवमेंट के नाम से जाना अच्छा, है ये और आज भी जिंदा है। ये क्या मूवमेंट है? देखिए, दो पार्ट में आप पूरा बांध लीजिए इसके अंग्रेजी काल को जी। पहला पार्ट में थोड़ा हिंसक था जी, सिद्धू कानू और नीलांबर पीताम्बर के बाद जो भी हुआ वो धार्मिक आध्यात्मिक को सहारा लेते हुआ जी, है ना। तो ये दूसरा फेज में है, तो उसी फेज में ये आपको सफा होर मूवमेंट भी हुआ कि उसके साफ सुथरा रहो, बहुत सादा जीवन उच्च विचार का जो सिद्धांत हम लोग पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंसेप्ट क्या है उसका? पॉलिटिकल क्या था? पॉलिटिकल कंसेप्ट था कि अपने समाज को सुधारो तो अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, हम लोग इतना अपने आप में संगठित और सुस्थित हो जाए कि अहिंसा के तरफ से ही पूरा अंग्रेज भाग जाएंगे। लेकिन इसके बाद जितने भी आदमी आए ना, पहला उन्होंने अहिंसा को ही अपनाया। इसीलिए गांधी जी के बाद जो है, उसके पहले हिंसा हुई थी, लेकिन इसके बाद जो बलात् हिंसा हुई है, अब भाषण दे रहे हैं डुमारी में, अब गोली फायर कर दी है, कोई आक्रमण तो नहीं किया था, है ना। तो इस तरह से ये कहाँ हुआ? अच्छा, ये कौन सा जगह है? नहीं, बिरसा मुंडा के बारे में अच्छा, ये देखिए तीन और भी जगह हुआ। सफा होर के ऊपर संथाल परगना में सफा होर, और ये हमारा ये पोड़ाहाट कोल्हान के अंदर बिरसाइट्स लोगों का, और टाना भगत कोल्हान के अंदर के अनुयायी, ये तीनों के अनुयायियों का एक ही सिद्धांत है, साफ सफाई से रहो, सब चीज आत्मनिर्भरता के साथ स्वयं खाना पकाओ, स्वयं करो, और किसी को हानि मत पहुंचाओ। यही इन तीनों ही समूहों का जो अनुयायी है, इन तीनों के अनुयायियों का यही एक सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत है, और आज भी उसको वो मान रहे हैं। लेकिन इधर के हाल के वर्षों में जो हम देख रहे हैं कि बहुत लोग मतलब ये बिरसाइट्स, छद्म बिरसाइट्स बन करके बिरसा मुंडा के सिद्धांतों को ही पूरे इलाके में पॉल्यूट करने के लिए, उसको प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। यह भी एक बड़ा षड्यंत्र बड़ा चल रहा है। अब अभी पता नहीं कर सकते हैं कौन सचमुच में सही बिरसाइट्स है और कौन छद्म बिरसाइट्स है। सब वैसा ही पहनते हैं, और लेकिन जो भी हो एंटी सोशल जिंदा है बिरसाइट के रूप में। और कोल्हान में अलग है, वहाँ हरि बाबा आंदोलन हुए, दुक्का होगा, और उन्होंने हरि बाबा आंदोलन चलाया। तो आज के तारीख में भी वहाँ लोग हरि बोल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? संथाली भी बोलते हैं, हो भी बोलते हैं, जन्म में भी और विवाह में भी और मृत्यु में भी। हाँ, एक्चुअली हरि बोल चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा सा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा शोध की आवश्यकता है जी। झारखंड का में ही इतना ज़्यादा शोध की आवश्यकता है कि हम पूरा हिंदुस्तान को क्या देखें। झारखंड में ही बहुत ज़्यादा, यहाँ तो सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। सिविलाइजेशन की खोज की और बता दें हो के बारे में कि एकमात्र आदिवासी आज की तारीख में भी सरकार और आदिवासी के बीच में एक कुछ बीच में मीडिएटर है, तो एकमात्र हो जाती में है, उसको कहते हैं कोल्हान सुपरिटेंडेंट। आज की तारीख में भी है। ये भी नियम है वहाँ पर कि अगर 6 महीना में जो भी पदाधिकारी चाहे DCSP जो भी हो, कोल्हान अगर बोलना नहीं सीखा तो उसका यहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ये भी नियम कोल्हान भाषा को लेकर इतना कट्टर था वो लोग, अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति इतना ज्यादा। भाषा में नहीं बोले, अफसर है तो क्या हुआ, IAS है तो क्या हुआ, हटाइए 6 महीना में इसको। अच्छा, एक चीज मतलब दिवाकर जी, जैसे बिरसा मुंडा है,
तो बिरसा मुंडा का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो किस प्रकार का, कैसा मूवमेंट, किस प्रकार से देखते हैं आप उसको? दो प्रकार से इसमें आया। पहला प्रकार तो अध्यात्म था, दूसरा प्रकार में थोड़ा सा हिंसक हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि सरदारी आंदोलन करने वाले लोग थे। सरदारी आंदोलन करने वो लोग थे जो ईसाई बन गए थे, लेकिन उसकी ज़मीन वापसी लटपट जो वादा खिलाफी हुआ तो वो उस पादरी के ही विरोधी हो गए थे। अब बिरसा का एक और कहना था कि टोपी टोपी एक समान, पादरी जो टोपी पहनता वो भी वही है और अंग्रेज जो टोपी पहनता वो भी वही है। अच्छा, इसीलिए इन लोगों दोनों को मार खा दो। बिरसा ने कभी अपने स्थानीय लोग पर हमला नहीं किया, जमींदार पर थी पर सरदारी में नहीं किया। तो सरदारी एक ग्रुप था, उस शुरू से वॉलेंट था, और जो क्रिश्चियन जो बन गए थे उन्होंने उसकी वादा खिलाफी हुई, तो वो क्रिश्चियन लोग पहले लोअर कोर्ट गए, कोर्ट से हारते हारते सब जगह कोर्ट हार चुके थे और वो छिन्न भिन्न होने वाले थे। उनको एक जमात भी टूट गई, चंदा वही वसूला था, उसको भी उस पर आरोप लग रहा था जी। तो बिरसा उनको मिल गया एक ऐसा आदमी जिसके पीछे मांस है, इसी में घुस गए। उनके घुसने के बाद ये थोड़ा ये आक्रामक हो गया, बिरसा के बोली में भी धार आने लगा। अच्छा, माने ज्ञानवती जी, हमारे जो आदिवासी मूवमेंट में महानायक तो रहे ही हैं, कुछ महिलाओं का भी बड़ा अभूतपूर्व योगदान इसमें दिखता है। ऐसी कौन कौन सी महिलाओं के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए? जब मुगल लोग जब चढ़ाई किए तो हमारे पुरुष वर्ग जो थे वो नहीं लड़ पाए, और उसमें हमारी एक सिनगी दई थी, चंपू दई थी, कैली दई थी, ये लोग। वो शायद आप जनी शिकार की बात, हाँ ठीक है, बिल्कुल जी। ये लोग मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। जनी शिकार जो आपने कहा वो तो उसका परंपरा प्रारंभ हुआ है, लेकिन मुगलों से लड़ने में, जैसा बहन ने कहा कि सिनगी दई, कैली दई, चंपू दई, ये महिलाओं के बीच ये तीन नाम क्या? हाँ, सिनगी दई, कैली दई और चंपू दई, ये तीन नाम है जिन्होंने नेतृत्व किया। कहानियों में तो बहुत सा नेगेटिव बातें लिखी गई हैं, लेकिन वहाँ के समय में क्या था, लेकिन लिखने वाले भी कौन थे? लिखने वाले वो ईसाई पादरी लोग थे। उन्होंने ये कोशिश किया कि उन चीज़ों को भी गलत ढंग से कैसे इंटरप्रेट करें, यह भी उन्होंने प्रयास किया। वो तो अंग्रेजों के राजगवाये थे, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हमारा रोहतासगढ़ का जो किला था वो आदिवासियों का किला था, उरांव लोगों का किला था। और ये जो तीन नाम लिया मैंने, हमारे वहाँ उर्गन ठाकुर थे, वहाँ के प्रमुख थे, राजा उसको हम लोग नहीं कह सकते थे, समुदाय के प्रमुख हुआ करते थे, और वहाँ तो सामूहिकता का जीवन था। तो जब मुगल आक्रमण किए तो उस समय लोग शिकार खेलने जंगल चले जाते थे। शिकार की परंपरा तो उरांव समुदाय के बीच में एकदम कहेंगे तो हम लोग पहले से थी। ये इसके साथ क्या है? पहले से थी, तो उसके लिए वो गांव छोड़ करके पुरुष चले गए विषु शिकार। और विषु शिकार, ठीक कह रहे हैं, विषु शिकार के लिए जंगलों में जाते हैं और समाज को कैसे रखना है उस पर वहाँ विचार मंथन होता है। दिन में शिकार खेलते हैं, रात में बैठते हैं और विचार करते हैं। वहाँ नीति विधि जो है वो विषु शिकार में तय करते थे, रणनीति तय करते थे, और नीति विधि समाज को कैसे चलाना है, और उस काम के लिए वो निकले हुए थे। उसी बीच में ये आक्रमण हुआ था, और जहाँ रोहतासगढ़ के अंदर महिलाएं सिर्फ रह गई थी, तो उर्गन ठाकुर की जो लड़की ये कैली दई और चंपू दई, कैली दई और सिनगी दई उनकी लड़की थी। चंपू दई और ये कैली दई उनके सखियाँ थी। इन लोगों ने पुरुष वेश धारण करके मुगलों के साथ लड़ा और लगातार 3 बार खदेड़ा भी। हालांकि हाँ, तो ये जो हमने अभी तक जो जाना है उस पर बात कर रहे हैं, और ये रिसर्च का विषय भी है। रिसर्च का विषय तो ये युद्ध हुआ और उसमें किसी न किसी रूप से वो हारे। उसमें कैली दई, चंपू दई और सिनगी दई का नाम लिया जाता है महिलाओं के बीच में। बाद के समय में उसको जनी शिकार के साथ जोड़ा गया,
और निश्चित तौर पर याद किया जाता है। आज भी हम लोग किसी चीज़ को करते हैं, सफलता मिलती है तो उसको साल दर साल उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अपने यहाँ एक फूलो झानो ऐसा करके कार्यक्रम भी तो चलता है। ये तो अंग्रेजों के समय में हम लोग सिद्धू कानू की बहनें हैं। फूलो झानो चांद भैरव एक ही परिवार के ये लोग हैं। दुनिया के इतिहास में या स्वतंत्रता आंदोलन या अंग्रेजों से लड़ाई के इतिहास में ये पहला परिवार है जिसमें परिवार के सभी लोग शामिल थे। अब फूलो झानो दोनों बहनें थी, शामिल ही नहीं, आत्मोत्सर्ग भी शायद आत्मोत्सर्ग भी किए उन लोगों ने, एक्चुअली कुर्बानियां दी, पूरा परिवार ही कुर्बानी दिया। ये जो परिवार के पूरे लोग जो अपने आप बलिदान दे रहे हैं, ये ट्रेडिशन बहुत ये जो फूलो झानो चांद भैरव शायद और उसके ये पूरा का परिवार एक ही परिवार के लोग थे। अच्छा, एक ही परिवार के लोग थे और इन लोगों ने पूरा परिवार ने समुदाय का नेतृत्व किया। और इसमें भी मूल रूप से अगर कहेंगे तो हमारी रीति रिवाज परंपरा जमीन और जंगल जल जिसको हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन उसी के लिए उन्होंने जब उस पर अतिक्रमण करने लगे, अंग्रेज के जो पिट्ठू थे, सब जगह उनके दलाल होते हैं, आज भी इस प्रशासन के भी दलाल होते हैं, उसी तरह उस प्रशासन के भी दलाल हुआ करते थे। उनके द्वारा जो अत्याचार बढ़ने लगा तब तय किया गया कि हम लोग कलकत्ता को कब्जा करेंगे। 30,000 लोग जमा हुए आपके ये भवनाडीह में और वहाँ से लोग चले, करते गए, मार्च किया उन लोगों ने पूरा इलाका से संथाल समुदाय और अन्य समुदाय। इनका लक्ष्य कोलकाता पे हम कब्जा करेंगे, ये उनका लक्ष्य था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक तरफ बंदूक, दूसरी तरफ बल्लम बर्छा गंडा गड़ासा और तीर धनुष मुकाबला नहीं कर पाए। SP सिन्हा साहब लिखते हैं बड़ा अच्छा, हाँ जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि जब कोर्ट केस हुआ तो जो बहुत सारे लोग का इन्वॉल्व हो गया मर्डर केस में, तो जो जज थे अंग्रेज जज, उन्होंने बहुतों को बचाने की कोशिश की, लेकिन संथाल जो थे ना वो आगे आके बोल रहे थे कि नहीं हम मर्डर किए थे, हमने मर्डर किया था। तो इस टाइप का वो अपने आप को बचाना भी नहीं चाह रहे थे, इसलिए कि उन्होंने ठीक है मर्डर शब्द मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो ऑनेस्टी था कि सच बोलना है, हम लड़ाई किए हैं और शत्रु को मारे हैं, वो बोलना है, मुझे अगर हमने किया है तो हम बोलना है, मेरी जिंदगी बचेगी। वो एविडेंस अभी भी है, वो SP सिन्हा साहब का किताब में है, लिखा हुआ है, जो TRI के डिप्टी डायरेक्टर। मुझे लगता है दिवाकर जी इस प्रकार का मतलब इस प्रकार का कहीं सत्य बोलना तो सारे गुरुओं ने सिखलाया था, जितने भी आए कभी किसी झूठ का सहारा लिया नहीं जी। तो सत्य इनके रंग से बसा हुआ है और शायद सबसे बड़ा उनका शोषण कार्ड भी यही बन गया आज की तारीख। शोषण कार्ड। और आपको ये बता दें कि हम इससे असहमत इसलिए हो जाते हैं ना, देखिए इतिहास के हम विद्यार्थी हैं जी जी, अब इतिहास के मामलों में तोलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। जी जी जी। सिंगी देवी में मुगल ने आक्रमण किया, अरे मुगल हिंदुस्तान में कब आए? 1524 के बाद जी। उसको बाबर हुमायूं को तो स्टेबल करने में किया, उसके पहले नहीं आए हैं मुगल लोग। 1524 के पहले मुगल नहीं आए हैं, उसको स्टेबल करने में उसको तो बाबर हुमायूं को तो स्टेबल करने में लग गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आएगा जोड़ते हैं तो 1600 जोड़ते हैं तभी 600 साल जी जी। तो हम लोग यहाँ 600 साल पहले आए हैं क्या? जी बिल्कुल। हमसे पहले तो मेरे रहने वाला पंडित जी आए हुए हैं, बुढ़िया का रहने वाला फनी मुकुट राय पंडित जी है, वो आए हुए सदा लोग पहले आए। इसी बात को गिरिधारी लाल गंजू और आपके उड़ेज करते हैं कि हम लोग असली आदिवासी हम लोग हैं। इसीलिए बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, हमने कहा बार बार शोध करना है, जबकि हमने इस पर शोध करके निकाला है कि हम लोग ईसा से 200 साल पूर्व आए। पहले मुंडा आए 400 साल पहले, ये साक्ष्य है। ईसा से 200 साल पहले आए, ये भी साक्ष्य है। ऐसा नहीं, क्योंकि फैक्ट एंड फिगर के बिना इतिहास नहीं होता, किदवंती नहीं, कथा नहीं। हम कोई आदमी का हम प्रशंसा कर रहे हैं, कोई आदमी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि पूरा महिमा मंडन करके उसके कुछ गाय बैल घोड़ा सब कुछ लाभ ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कथा हो जाएगा। अभी इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास पुरुष है इन लोग, कथा पुरुष नहीं है। कथा पुरुष अब ऐसा बहुत कथा मिलता है, अभी भी हो सकता है कथा भी इतिहास पुरुष हो, लेकिन उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आगे लाने की आवश्यकता है।
क्योंकि बिना फैक्ट एंड फिगर के अच्छा, हम लोग दिवाकर क्यों जी, मानेंगे? एक जैसे चीज जो- और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जी। जैसे कि सिख भिखारी, सब बोलते हैं कि तुमने अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा सिख भिखारी पर। सिख भिखारी उमराव टिकैत सिंह का दीवान था, वो दीवान था और लड़ाई लड़ता है, फौज नाम होता सरकार का। बांग्लादेश तो आज़ाद कराया फौज ने, लेकिन नाम हुआ इंदिरा गांधी का, तो वो रहने दीजिए। तो इसीलिए वो टिकैत उमराव उसका दीवान था, लड़ा। पांडे गणपत राय भी दीवान थे, लेकिन उसका राजा छोटनागपुर का राजा था, वो नहीं लड़ा। और दीवान ने लड़ा ही नहीं, बल्कि गणपत राय सहदेव है, बल्कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लाने वाला, राजी करने वाला भी दीवान के लिए वही आदमी शख्स था। अच्छा, एक चीज़ और दिवाकर जी, जैसे हम मानी जो मुंडा जो राजा हैं या सरदार फनी मुकुट राय के बारे में, जो मणि मुकुट राय के बारे में जो हम, ये कैसे, ये किस प्रकार से इनका अब ये है चला आ रहा है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई हम सबको पृथ्वी पर्श देंगे, तो सब अपना लंबा चौड़ा दस्तावेज बना के ले गए थे कि हम बहुत पुराने हैं, हमको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी आई हैं, एक ही जगह नहीं, बहुत जगह आई। यहाँ के भी बहुत सारे दस्तावेज हैं, उसमें ऐसी गड़बड़ी आई है ना। अच्छा, लेकिन वास्तव अगर देखा जाए, जो एक राजा या जब बड़े जमींदार की तरह होता है, तो वो दुर्जन साल के समय से ही शुरू होता है, जब राजा समझ के, यहाँ शायद औरंगजेब का शासन था कि किसका, उसको पकड़ के ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया। ग्वालियर में जब बंद हुआ वो, तब वो जाना कि हम क्या राजा मतलब क्या होता है। तो राजा तो आदिवासी में अभी भी होते हैं, राजा होता वो है, पद में बैठता है तो वो राजा होता है, बाकी समय हम आम आदमी होता है। उसका एक बहुत तो ग्वालियर बंद होने के बाद वो लोग जाना कि ये राजा जो है ये क्या होता है। तो राजा में उसको अलग से भंडार, दासियाँ, तरह तरह की सुविधा जेल में जो मिल गई थी उसको, वो बाहर भी उसको नहीं था। इस तरह से वो जाना का लौटने के बाद उन्होंने राजा अपने घोषणा करना चाहा, तो कैसे घोषणा करेगा, उसको पंडित लोग घोषणा करता था, जहाँ भी हो। देखिए, कोई ब्राह्मण आकर घोषणा करेगा, ठीक है, तो उसने कान को देखा, कोई पंडित तैयार नहीं था इसको कि हम काहे घोषणा करेंगे। तो उस वक्त आगरा के आसपास कानकोज पंडित का बड़ा गरीबी हालत में था, तो उसी को पकड़ के लाया, अपना राजाभिषेक करवाया, तो वो अपने आप को राजा घोषित किया। उसके पहले कोई राजा किसी को घोषित हुए ही नहीं थी। इसमें बहुत अच्छा, हाँ, अब संतोष मुझे अगर एक मिनट संतोष जी बता। इसमें हुआ क्या ना कि जो मुंडा राजाओं का बहुत सारा पीढ़ी हुआ, और दुर्जन साल बोल के एक राजा हुए, ये जहांगीर का काल में हुआ था, और उस समय इसको हीरा नागपुर बोला जाता था। अच्छा, और हीरा चारों तरफ था, और ये जो स्वर्णरेखा रिवर, इसमें सोना था। तो हीरा पहचानने का जो गुण था ना, वो सिर्फ मुंडाओं में था, और ये जो मुंडा राजाओं में था। तो इनको उसी के कारण जो गड़बड़ी हुआ, जो दे नहीं पाए, तो लेके वो ग्वालियर में बंद कर दिया गया। तो ग्वालियर में बहुत साल रहने के बाद उसमें बहुत सारे राजपूत किंग्स भी थे वहाँ पे उनके साथ। तो कहा जाता है कि कुछ घटना घटी जिसमें असली हीरा और नकली हीरा, बोला जाता है कि एक कोई व्यापारी आया था जो कहा कि ये असली हीरा है, और उसमें टेस्ट करने के लिए लोहा का थोड़ा लाया गया और मारा गया, तो वो जो असली हीरा था ना, वो अंदर चला गया। तो व्यापारी ने कहा कि मुझे निकाल के दीजिए ये, या तो फिर हमको जो चाहेंगे हम दीजिए। तो बहुत कोशिश की गई, तो निकला नहीं वो हीरा। तो उसी बीच में किसी ने कहा कि आपके जो ग्वालियर का जेल है, आपके ग्वालियर के जेल में एक हीरा नागपुर के राजा हैं, और हीरा के बारे में उनको पक्का पता होगा। तो उनको बुलाया गया उनका जहांगीर का कोर्ट में, और वो दुर्जन साल पहुँचे, उनको समस्या बताया गया। तो दुर्जन साल से कहा गया कि ये जो हीरा है जो घुस गया है हथौड़ा में, उसको निकाला जाए। तो उन्होंने कहा ये तो 2 मिनट का काम है, आप ले आइए, हम निकाल देंगे। तो ले आया गया हथौड़ा में जो घुस गया था हीरा। तो वो एक अंगूठी पहना करते थे हीरा का, तो उससे वो सटाए फिर निकाल दिए। तो सब ने पूछा कि ये पकड़ा कैसे एक दूसरे को हीरा को। तो उन्होंने कहा कि जो घुस गया है ना, घुसा हुआ था, वो हीरा था, और जो हम पहने थे ना वो हीरी है। अच्छा, कहानियां तो एक उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी नहीं है एक्चुअली, सहदेव और मुंडा लोग बोलते हैं, जो मैंने अपनी किताब में लिखा है, जो मुंडा फोक टेल्स में हमने किताब लिखा है। ये जो आपका अपना शोध रिसर्च, मेरा वो जो मुंडाओं का जो लोक कथा है कि 2 भेड़ को माथा में बांध दिया गया, ये भी है किंवदंती है, सब लेकिन फाइनली जो है ये इस टाइप का निकलता है। तो उसके बाद दुर्जन साल से पूछा गया कि आपको हम महाराजा बना रहे हैं और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ राजपूत किंग्स हैं उनको भी रिलीज करिए। तो बहुत सारे राजा रिलीज हो गए, और
उनको ट्रिब्यूट पेमेंट पे करने के लिए हाथी घोड़ा कैमल्स में सब सोना खजाना लेके आए। और उन्होंने देखा कि ये जो किंग है ना, जिन्होंने हम लोगों को सेव किया, ये तो बहुत ऑर्डिनरी घर में। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह का ऑर्डिनरी घर में रहते हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो तरह तरह का कलाकार आए और उनका बना, वो कुकरागढ़ में रहते थे, उसके बाद रंतुगढ़ बना, जिसको रत्तूगढ़ बोला जाता है। तो उसी से फिर राजपूताइजेशन हुआ मुंडाओं का, जो बाद में अच्छा, लेकिन एक विषय और भी है। एक मिनट जैसे झारखंड के ट्राइब हैं, जैसे मध्य प्रदेश के ट्राइब हैं, और शिवशंकर जी आप तो चारों तरफ देश के कई कोनों में कई जगह गए हैं। जिस प्रकार से हमारे जनजातीय अपने स्वाभिमान सत्ता के लिए, संस्कृति के लिए लड़े हैं, उसी प्रकार देश के अन्य भागों में भी संघर्ष हुआ है क्या? निश्चित तौर पर जी, जहाँ जहाँ भी आदिवासी रहे हैं, वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में तो रानी गैंडिलियो का हम लोग सुनते ही हैं। आज़ादी और कौन से हैं? भारत आज़ाद होने के बाद ही उनको छोड़ा गया, इतना उनका लंबा कैद का काल था। या अन्य भी जो आदिवासी समुदाय के रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, या आप राजस्थान की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, या फिर महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, वहाँ पर उनकी जो लड़ाई और युद्ध जो हुआ है, वो निश्चित तौर पर अपने रीति रिवाज, परंपरा, जल जंगल जमीन बाद के समय में कहा गया, लेकिन वास्तव में इस मातृभूमि जिसको, जहाँ वो रहते थे, जिस इलाके में रहते थे, वही उनकी मातृभूमि थी, और उस पर किसी का भी वो हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। राजा महाराजा आए और गए, लेकिन उनका भी हस्तक्षेप वहाँ नहीं हुआ और होने नहीं दिया गया, और उसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। इसलिए आप देखेंगे कि उनके इतिहास में हर काल में वो लड़े, हर काल में लड़ते रहे, और भले ही वो जंगल जाना पसंद किए, लेकिन अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा ज्ञानवती जी, जंगल जाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने किसी की अधीनता जंगल में तो रहते ही थे। अच्छा, एक जमाने में रानी विक्टोरिया थी, आदिवासी वो भी इनको स्वतंत्र छोड़ दी। वो आदिवासी किसी के अधीन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जी, नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए रानी विक्टोरिया भी परेशान हो गई और छोड़ दी, इन लोग को स्वतंत्र छोड़ा जाए। और ये लोग बहुत सीधे साधे और नॉर्मल हुआ करते थे और अभी भी हैं। एक चीज़ मैं बीच में विषय आया जी कि ये रातू महाराजा की जब बात आई, मैं तो एक जगह ये भी दस्तावेज मैंने पढ़ा है कि 12,000 शिवशंकर जी, हम लोग अभी हीरो पर बात कर रहे हैं, गाथाओं पर बात कर रहे हैं, वीरों पर बात कर रहे हैं। विषय जो आया उस कोई बात नहीं, ऐसा है ना, उस पर मैं बताना चाह रहा था। देखिए ऐसा है कि अभी तक हमने 15 जो नहीं जानते थे लोग जी, 15 को खोजबीन करके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा जी। क्या है 15? वो नाम क्या? 15 सेनानियों का लिखे, 15 बता दें कि आपको किताब बताना चाहिए। 15 व्यक्तियों के शहीदों का झारखंड नाम की पुस्तक है, आप उसको पढ़ लीजिए। 15 के बारे में रेफरेंस के साथ कौन कहाँ क्या मिला सब मिल जाएगा। सिंगी दही का भी उसमें जिक्र है। अच्छा, है ना। तो और ये काल क्रम में है, शुरू तिलका माझी हुआ, सबसे पहले सिंगी दही हुआ, उसका तिलका माझी हुआ, 1908 में फिर हो हुआ, फिर 28 में हुआ, फिर 32 में हुआ बुद्ध भगत, फिर 38 में हो हुआ, फिर 55 में सिद्धू कानू अच्छा, सबको पढ़ने के बाद वीर बुद्धू भगत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लोगों के पास में कम है। ये वीर बुद्धू भगत का क्या मूवमेंट था? वीर बुद्धू भगत के समय उसके जो मेजर जनरल के जो उपाध्यक्ष थे कांग्रेस की गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई ये पहली लड़ाई थी। उसने अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गजटियर में ये वीर बुद्धू भगत की लड़ाई 1831-32 और उस पर जिंदा या मुर्दा 1000 उस काल में 1000 रुपये का इनाम था बुद्धू भगत पर। हाँ, और बुद्धू भगत के को मरने के बाद उसका गर्दन काट के पिठोरिया में मार्च पास्ट कराया सैन का, और उसको गिफ्ट पैक की तरह तस्तरी में यहाँ के गवर्नर को पेश किया गया। कितना क्रूएल है अंग्रेज। उसको गिफ्ट पैक में आदमी का सर, बुद्धू भगत सर। तो ये सब यहाँ पर किदवंती नहीं है, ये सच्चाई है, ऐतिहासिक बंगाल हलकरा उस वक्त अखबार इसी इलाके में था, जो पुराना अखबार आप भी जानते होंगे जी। उसमें सारा विस्तृत वर्णन से लिखा हुआ है। हमने पुस्तक में सबका विथ रेफरेंस ही दिया ही नहीं,
मार्च पास्ट पिठोरिया में हुआ था, उसका भी वर्णन हमने दिया है। तो बुद्धू भगत एक सेनानी थे और सबसे सबके सब बहुत कम उम्र में मरे, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ। और पहला वो नायक था जिसको जब घेरा गया, वो जब उसे घेर लिए गए सैनिकों के द्वारा, अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, आगे सैनिक क्या थे, वो सिख सैनिक थे, तो मानव का दीवार बना, गोली खाते गए, गिरते रहे, तो वहाँ तक अरे क्या बात है। ऐसा प्राचीर बने, मानव का प्राचीर बनना बुद्ध भगत को बचाने के लिए, ये हम सोचते हैं इतिहास की ऐसे घटना बहुत पता नहीं कहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं। और अंतिम वो जाके साहब गिरफ्तार हुए और उसका लेके और बहुत उत्सव मनाया गया, 1000 रुपया उसके सिपाहियों में बांट दिया गया। तो ये इसकी बात है। और उनके बारे में सबके बारे में बोलना शुरू करें तो बहुत समय आपका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सच्चाई तो ये, कभी आप बुलाइए तो समय लेके गौतम जी, सच्चाई तो ये है कि इतिहासकारों ने जनजाति वीर योद्धाओं के साथ नाइंसाफी किया है लिखने में। अंग्रेज तो विदेशी थे और उनके जो इतिहासकार थे या राजगवैया जिसको हम लोग कहते हैं, हर राजा का अपना राजगवैया होता है, अपने बारे में प्रशंसा लिखवाता है। और अंग्रेजों ने भी वैसा ही E.T. डाल्टन से लेकर के जो लोग भी, जिन लोगों को आज हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं, सब लोगों ने अंग्रेजी सत्ता को कैसे बचाया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए, उसी सोच के साथ उन्होंने लिखा है। कुछ चीज़ें लिखा है, सच्चाई भी लिखा है, लेकिन उनका इंटेंशन ही वो था कि अंग्रेजी सत्ता को मजबूत किया जाए। और यहाँ का जो भाव है, मातृभूमि के प्रति जो भाव है, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसका मनोबल को कैसे गिराया जाए, उसका स्वाभिमान को कैसे दबाया जाए, यही हमेशा कोशिश रही है। और बाद की आज़ादी के बाद में भी इतिहासकारों ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है कि इसको कहने में कहीं पर भी मुझे संकोच नहीं है, सच्चाई है। इसमें इतिहासकार तो थे ही नहीं कोई। 1950 से लेकर 1900 तक लिखने का काम सिर्फ पादरियों ने किया, एक भी इधर नहीं। 50 से लेकर आज़ादी तक उसके साथ ब्यूरोक्रेट जुटे, कोई इंडियन नहीं था। और ये इनका सोच था एंथ्रोपोलॉजिकल। और उस 1900 से लेकर 1950 तक आज़ादी तक जिनके साथ जुटे उच्च पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट लोग जुटे। और इस सब के बीच में मात्र एक भारतीय था, वो था शरद चंद्र राय, जो पेशे से वकील था और मुंडा भाषा का जानकार था। उस वक्त शोषण कैसे होता तो बताते हैं आपको। अंग्रेज को हिंदी थोड़ी आता था, या तो हिंदी भी नहीं समझते थे, वो अंग्रेजी समझते थे। आज भी अंग्रेजी में होता है। बिल्कुल। वकील अंग्रेजी भी जानता था और पेशेरा मुंडा भी जानते थे। वकील लोग सीख लेता था, वकील लोग पेशा है ना, काम कमाना। हाँ। हम क्या बोल रहे हैं वो हमको मुंडा बोले, हिंदी भी बोलने नहीं आता, अभी भी हिंदी बोलने नहीं आता है। तो हमको वो बता रहा है, हम उसके जान वकील हैं, हम उसको आम को कटहल बता रहे हैं कि क्या बता रहे वो जानेंगे। ये शोषण का सबसे बड़ा जरिया हो गया था, है ना। और इसके चलते हम सही होते हुए भी आदिवासी गलत हो जाते थे। तो न्यायिक व्यवस्था से उसके भरोसा उठ गया और मैक्सिमम न्यायाधीश जो थे वो अंग्रेज होते थे। तो सबसे बड़ा, और वकील पिछले काम का था, और वकील का पेशकार, दरोगा, जमींदार और ये वकील, ये मिली भक्ति से देखिएगा पुराना जितना बिल्डिंग है सब वकीले लोग का है, समझे ना। और बंगाल प्रोविंस में ये आता था, ये बिहार प्रोविंस में नहीं आता था। बिल्कुल। इसीलिए बंगाली वकील लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, जब उसका घर बिहारी लोग हथियार ले रहा है अलग बात है, समझे ना। ये एक मिनट, एक संतोष जी, अब हम उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और समय की अपनी सीमा होती है। कम समय में, चंद शब्दों में जनजातीय स्वाभिमान गौरव गाथा के विषय में अपने हम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर संदेश दे, संदेश दे तो मैं जयपाल सिंह को उद्धृत करके, जयपाल सिंह मुंडा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनको उद्धृत करके बोलना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान सोचता है कि हिंदुस्तान में पहला फ्लैग होगा ट्री कलर, तो ये गलत है। आदिवासियों के पास फ्लैग बहुत पुराना, फ्लैग का ट्रेडिशन बहुत पुराना है। लेकिन जब पूरे भारत एक फ्लैग के नीचे मार्च करने के लिए कसम खाया है, तो हम लोग इस कसम को और इस डिसीजन को मानते हुए पूरे फ्लैग के नीचे मार्च करने के तैयार हैं। और इस फ्लैग ट्राई कलर के खिलाफ में जब जब भी कोई
आवाज़ उठेगी तो सबसे पहले हम लोग ब्लड शेड करेंगे, बात खून। ये उन्होंने कहा दिवाकर जी, और हमारे वही दर्शकों मैं को- उसको समराइज करके बोलूँगा कि ये हम लोगों का अभी भी यानी stand है। एक झंडे के अंदर हम रहेंगे, कोई विरोध करेगा उसके लिए हम तैयार। सबसे पहले खून दिवाकर हम जी, बहाएंगे। जी चंद शब्द। एक हमने भूल जा रहे थे, अब इनसे पूछ ली फिर अब याद आया। शिवशंकर जी, अब क्या पूछना चाहते हैं? बस चंद शब्दों में संदेश देना चाह रहे हैं देखिए, दर्शकों को। वास्तव में हमारा जनजातीय समुदाय का स्वाभिमान का जो मूल जगह है, कहाँ से स्वाभिमान पैदा होता है, कहाँ से स्वाभिमान पैदा होता है वो जानना चाहिए, हाँ, अपने वही मैं इतिहास बताना को चाह- पढ़ना चाहिए। वही बात है, मैं वही देखिए, बात बताना चाह रहा हूँ। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा इतिहास ही काम है जो आत्मविश्वास दिलाता है, और जो आदमी आत्मविश्वास होगा वही स्वाभिमानी होगा, और स्वाभिमानी जो होगा वही स्वावलंबी होगा। इतिहास को जानना, अपनी क्षमता को जानना, स्वाभिमानी बनना, ये हमारा मूल लक्ष्य हाँ, होना हाँ। चाहिए। मैडम, आप चंद शब्दों में। हम शुरू से ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। खेती करना और टोटल चीज़ हम लोग खुद से खुद इकट्ठा कर लेते हैं। खेती करना, अपने पेशे पर रहना और अपने पेशे के साथ आगे बढ़ना, ये संदेश देना आप चाहती हैं। बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और स्टूडियो में आकर के जनजातीय स्वाभिमान और गाथा पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के, इसी प्रकार के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार।